आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुख के बारे में। सुख यानी फोर्थ हाउस। हम जानते हैं कि फोर्थ हाउस से हम अपने सुख का विचार करते हैं, यानी हर वो चीज़ जो हमारे शरीर को, क्योंकि हम लगन कुंडली की बात कर रहे हैं, हमारे शरीर को सुख प्रदान करती हैं, हमें सुख प्रदान करती हैं, वो सभी चीज़ें हमें फोर्थ हाउस से देखनी है। जैसे हमारी प्रॉपर्टी, हमारे मकान, हमारे एसेट्स और हमारी माताजी भी, क्योंकि माताजी भी हमें सुख ही प्रदान करती हैं, इसलिए हम माँ का विचार भी फोर्थ हाउस से ही करते हैं। अब अगर हमें ये देखना है कि हमारे जीवन में हमें कितने सुख की प्राप्ति होगी, तो हम अपनी जन्म कुंडली से देख लेते हैं कि हमारा फोर्थ हाउस कितना बली है, हमारा फोर्थ लॉर्ड कितना बली है, कितना पॉजिटिव है। उसके अलावा हमारे जो कारक हैं फोर्थ हाउस के, उनकी स्थिति से भी हम अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रॉपर्टी के कारक जो है मार्स है। मार्स से हम प्रॉपर्टी के बारे में समझ लेंगे, व्हीकल्स और एसेट्स अलग तरह के, उनके लिए हम वीनस को देखते हैं, और माँ के लिए हम अपने चंद्रमा को देखते हैं। तो हम उनकी स्थितियों को देख सकते हैं और फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड को देख सकते हैं। हमें किसी भी हाउस की स्ट्रेंथ देखने के लिए जानते हैं कि फोर्थ ये देखना होता है कि उस हाउस का लॉर्ड या तो उसमें प्लेस्ड हो या उसे देखता हो, या अन्य शुभ ग्रह जो भी की कुंडली में शुभ हाउसेस के भी स्वामी हैं और नेचुरल तौर पर भी शुभ ग्रह हैं, तो उन्हें हम पूरी तरह शुभ ग्रह मानते हैं। उनकी प्लेसमेंट यदि फोर्थ हाउस में होती है या फोर्थ हाउस को देखते हैं, तो हम कहते हैं वो हाउस को बल प्रदान करते हैं। इसी तरीके से हम लॉर्ड की स्थिति को भी देख लेते हैं कि कुंडली में वो शुभ भावों में प्लेस्ड हो, केंद्रीय त्रिकोण में हो, अच्छी राशियों में हो जहां उनको बल मिले, यानी उच्च की राशि, स्व राशि या मित्र राशि, ऐसी राशियों में वो हो तो हम कहेंगे वो बली हैं। इसी तरीके से हम शुभ ग्रहों के साथ उनका कनेक्शन भी मानते हैं कि वो किसी भी ग्रह को बल प्रदान करते हैं। तो इससे हम अनुमान लगा पाते हैं कि हमें जीवन में कितने सुख की प्राप्ति होगी या जीवन में हमें समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन इसके अलावा एक डिविजनल चार्ट होता है जिसे हम चतुर्थांश बोलते हैं या D4 बोलते हैं, जिससे भी हम अपने फोर्थ हाउस को थोड़ा डीप स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं पराशर जी ने हमें 16 डिविजनल चार्ट्स दिए हैं जो अलग अलग हाउस के बारे में बताते हैं, उनकी और इस डिटेल के बारे में। तो फोर्थ हाउस से हम कैसे देखेंगे कि हमें जीवन में सुख कितना मिलने वाला है, क्योंकि मेन तो हमने देख लिया अपने D1 चार्ट से, या हम D9 में भी थोड़ा देख सकते हैं कि फोर्थ हाउस की स्थिति कैसी है। उसके अलावा जो D4 चार्ट है उसे हमें जरूर देखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि D4 चार्ट यानी चतुर्थांश चार्ट बनता कैसे है। तो जब भी हम किसी डिविजनल चार्ट को बनाते हैं तो हमें 30 डिग्री के साइन को उतने इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे हमें D4 बनाना है, चतुर्थांश बनाना है, तो हम 30 डिग्री को 4 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमारा एक पोर्शन 7 डिग्री 30 मिनट का आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे 4 पोर्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहले पोर्शन को ये कहा गया कि जो भी प्लैनेट पहले पोर्शन में होगा वो D4 चार्ट में भी वही रहेगा जिस राशि में वो D1 चार्ट में है। अगर वो सेकंड पोर्शन में यानी 7:30 से लेके 15 डिग्री के बीच में है तो फिर वो अपनी प्लेसमेंट से फोर्थ हाउस में चला जाएगा। थर्ड पोर्शन में है तो अपनी प्लेसमेंट से सेवंथ हाउस में चला जाएगा, और अगर फोर्थ पोर्शन में है तो अपनी प्लेसमेंट से वो 10th हाउस में चला जाएगा। यानी केंद्र भावों के अकॉर्डिंग हम D4 चार्ट बनाते हैं। अब जब हमारा चार्ट तैयार हो जाता है तो हमें देखना होता है कि इसमें हमें क्या देखना है। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम सुख की परिभाषा किस तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सुख बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पास पैसा होना, एसेट्स होना ही सुख है। कुछ के लिए घर में सुख शांति होना भी, परिवार में तालमेल रहना भी सुख है। यानी हर तरह का मानसिक और भौतिक सुख हम यहाँ पर समझते हैं। तो पहले हमें ये समझना होगा कि सबकी अलग अलग किस तरीके से वो सुख को जी रहे हैं अपने जीवन में। यानी अगर हमारे लग्नेश और चंद्रमा दो प्लैनेट हैं जो कि हम हमें रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को और लग्नेश हमारे तन को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें ये देखना है कि ये किस चतुर्थांश में है। क्योंकि जो पहला चतुर्थांश है यानी 0 से 60 डिग्री 30 मिनट तक का जो एरिया है उसे कहा गया कि ये सनक है। सेकंड पोर्शन को बोला गया सानन, थर्ड पोर्शन को बोला गया सनत, और फोर्थ पोर्शन को बोला गया सनातन। तो यानी अगर हमारे लग्नेश और चंद्रमा, इनकी अलग अलग स्थिति को भी हमें समझ लेना है कि अगर वो सनक में है तो व्यक्ति अपने जो भी उसकी सुख है, यानी जिन भी चीज़ों में वो सुख महसूस करता है, उनको प्राप्त करने के लिए जीवन भर प्रयास करता है और अपनी तरफ से वो 100% देता है। वो जैसे चाहता है कि मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए, हर तरह के एसेट्स होने चाहिए,
तो उनको हासिल करने के लिए वो पूरी मेहनत से काम करेगा, पूरी शिद्दत से लगा रहेगा, उनको हासिल करने के लिए अपना 100% देगा। इसी तरीके से यदि वो अपने परिवार में चाहता है कि मेरे परिवार में सबके साथ तालमेल बना रहे, सबके साथ अच्छा व्यवहार रहे, सब प्यार से रहें, तो उसके लिए भी वो पूरी मेहनत करता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका लग्नेश और चंद्रमा अगर सनक में आते हैं, तो आप अपने सुखों की प्राप्ति के लिए जीवन भर प्रयासरत रहते हैं। यही अगर सानंद में आते हैं, यानी 7 डिग्री 30 मिनट से अगले पोर्शन में आते हैं 15 डिग्री के बीच में, तो आपका जो लग्नेश है या आपका जो चंद्रमा है वो सानंद में आया है। इसका मतलब है आनंद के साथ, यानी आप जिस भी कंडीशन में हैं, आपके पास जितना भी पैसा है, जो भी परिवार है, जिससे भी कंडीशन है, आप उसमें खुश हैं। यानी आप ये मानकर कि ईश्वर ने मुझे जो दिया है सब अच्छा है, आप खुश रहते हैं, आपकी आदत है हर हाल में खुश रहने की। तो आपके लिए सुख और दुख की परिभाषा में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इस तरीके से हम सनत की बात करते हैं। अगर सनत में आपके आते हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन में एक बार आपको एक कष्ट झेलना पड़ता है, आपका सुख आपसे छिन जाता है, और फिर आपको उसके लिए प्रयास करते हैं, और फिर आप उसे जीवन में दोबारा प्राप्त करते हैं। इसका मतलब हमने ये कहा कि जिनके लग्नेश और चंद्रमा सनत में आते हैं, उनके जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। और अगर हम सनातन की बात करें, तो अगर आपके लग्नेश या चंद्रमा सनातन में है, तो आपके पास सुख खुशियां स्थिर रहती हैं। यानी जो भी आपके पास है, अच्छा है बुरा है, जो भी है जैसा है, वो हमेशा रहेगा आपके साथ। तो इस तरीके से हमने इनको समझा। अब हमें देखना है कि D4 चार्ट को हम देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो हमें, क्योंकि ये हमारे एसेट्स के बारे में बताता है, तो हमें जो हमारी समृद्धि है, जो हमारी प्रोस्पेरिटी है, उसको दिखाता है। तो प्रोस्पेरिटी के कारक हमारे कौन से होते हैं? जुपिटर होते हैं। तो जुपिटर की स्थिति यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। उसके अलावा मार्स, जो कि प्रॉपर्टी के कारक है, यानी स्थिर संपत्ति के कारक हैं, तो यहाँ पर हमें मार्स को भी देखना है। मार्स यदि हमारे 4th हाउस को देखते हैं, स्पेशली 10th हाउस में अगर वो बैठे होते हैं, तो हम ये मानते हैं कि व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी बहुत हो सकती है, यानी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं अगर 10th हाउस में मार्स बैठे हैं। यहाँ पर हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि हमने मार्स बोला है, मार्स की स्थिति कैसी है, वो किस हाउस के स्वामी होकर बैठे हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा उनकी पॉजिटिव पोजीशन होगी, हम अपने लिए अच्छा मानकर चलेंगे। यही अगर हम कह रहे हैं कि वो 8th लॉर्ड होकर 10th हाउस में बैठे हैं, तो हाँ, हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन उसमें हो सकता है हमें डिस्प्यूटेड फेस करने पड़े, कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड लैंड हमें मिले, या मतलब कुछ ना कुछ समस्याएं हमारी जीवन में प्रॉपर्टी को लेके चल सकती हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी। पर हाँ, ये ज़रूर कन्फर्म है कि अगर आपके 10th हाउस में मार्स हैं, आपके D4 चार्ट में, तो आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी हो सकती हैं। वहीं अगर हम बाकी प्रोस्पेरिटी की बात करें, हमारे जीवन में और सुख समृद्धि, सुख, परिवार, हर चीज की जो संपन्नता है, वो हम जुपिटर से देखते हैं। तो जुपिटर अगर हमारे 6, 8, 12 हाउस में, यानी त्रिक भावों में आते हैं D4 चार्ट में, तो ये कहीं ना कहीं परेशानी क्रिएट करते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि हमें इन चीज़ों को हासिल करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा। अगर हमारे जुपिटर का हमारे लगन पर दृष्टि है, 5वीं और 9वीं दृष्टि हम जानते हैं स्पेशल दृष्टि होती है, अगर वो है, तो ये बहुत ही अच्छा है समृद्धि के लिए। अगर हमारे जुपिटर का हमारे जो D1 चार्ट है, यानी D4 चार्ट की बात नहीं हो रही है, D1 चार्ट के जो भी हमारे 2nd लॉर्ड और 11th लॉर्ड हैं, हम जानते हैं 11th लॉर्ड हमारे गेम्स को बताते हैं, और 2nd लॉर्ड हमारे पास संचित धन को बताते हैं। अगर उनके स्वामी के साथ कनेक्शन है, तो भी हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास सुख समृद्धि रहती है, धन वैभव रहता है, अर्निंग्स रहती हैं। इस तरीके से यानी कुंडली में जुपिटर जितने ज्यादा पीड़ित हो जाएंगे, अगर कुंडली में 4th हाउस भी पीड़ित हो गया, तो सुखों की कमी हम मानकर चलेंगे कि आपके पास सुख नहीं रहेंगे, आपको परेशानियां अपने जीवन में ज्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा जो डिविजनल चार्ट्स के बेसिक रूल्स होते हैं, वो भी हमें ज़रूर देखने चाहिए कि यदि हमारा लगन बहुत पॉजिटिव है, तो भी हम ये मानकर चलते हैं कि हाँ, हमारे पास सुख सुविधाएं रहेंगी। उसके अलावा ये हम जानते हैं कि अगर हमारे D1 चार्ट का 8th लॉर्ड अगर हमारे यहाँ पर लग्नेश बनता है, यानी 8th हाउस की राशि हमारे लगन में आती है, तो हमारी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। 4th हाउस में यदि केतु की प्लेसमेंट आती है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि क्योंकि केतु डिटैच करते हैं, दूर करते हैं, तो कभी ना कभी जीवन में हो सकता है एक बार, हो सकता है बार बार, लेकिन एक बार तो हम मानकर ही चलेंगे, जीवन में हम अपनी संपत्ति खो देते हैं, यानी काफी बड़ा नुकसान हमें फेस करना पड़ सकता है अपने एसेट्स को लेकर। उसके अलावा अगर हमारा 12th लॉर्ड हमारे 4th हाउस में प्लेस्ड है,
तो कहीं ना कहीं हमें ये मानना होता है कि हम अपना मकान शायद नहीं बना पाते, या बना पाते हैं तो हम अपने मकान में नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं हमें रेंटल प्रॉपर्टी में रहना पड़ता है। इसके अलावा हमें राजयोग और धनयोग का भी ध्यान रखना चाहिए, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि डिविजनल चार्ट्स में हमेशा देखने हैं कि जिस चीज के लिए हम ये देख रहे हैं, हम क्योंकि हम राजयोग जानते हैं कि हमें मान सम्मान दिलाते हैं, और धन योग हमें उस चीज का धन दिलाते हैं जिस चीज से संबंधित हम डिविजनल चार्ट देख रहे हैं। यानी हमने ये कहा कि यदि इस डिविजनल चार्ट में धन योग बन रहे हैं तो आपके पास एसेट्स ज्यादा होंगे, यानी प्रॉपर्टी हो सकता है ज्यादा होगी। अगर राजयोग बन रहे होंगे तो हम ये कहेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी की वजह से, या आपके एसेट्स की वजह से, आपके पैसे की वजह से आपको सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट मिल सकती है। ये हमें जरूर ध्यान रखना है कि राजयोग नेगेटिव हाउस में नहीं बनने चाहिए। कहने का मतलब है कि यदि अगर राजयोग आपके नेगेटिव धन योग आपके नेगेटिव हाउस में बने हुए हैं, यानी मान लीजिए सबसे जो नेगेटिव हम मानते हैं एर्थ हाउस मानकर चलते हैं, अगर एर्थ हाउस में आपका कोई धन योग बन रहा है, यानी आपके सेकंड 11 के स्वामी या 11 फिफ्थ के स्वामी, हम जानते हैं 2 5 9 11 के स्वामी का कनेक्शन हम धन योग मानते हैं, इनमें से किन्हीं भी दो भावों के स्वामी अष्टम भाव में युति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो पैसा है वो गलत तरीके से लाया हुआ भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि हमारे फोर्थ हाउस के जो एसेट्स हैं, जो सुख सुविधाएं हैं, हमें जीवन में कितनी मिलेंगी, वो हमें D4 से कैसे देखनी है।